नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत है नाटकों का एक संकलन। जी हाँ, हम उन नाटकों की बात करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस नाटककार की जिनको डॉक्टर राजेंद्र लाल ने राइटिंग मशीन कहा था। जी हाँ, मैं उस नाटककार की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर रांगे राघव ने भारती का सपूत एक उपन्यास लिख दिया था। जी, उन नाटककार को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिनको आधुनिक साहित्य का पितामह कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ऐसे नाटककार जिनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ राव द्वारा। इससे पहले सार सुधानिधि पत्रिका में भी इस उपाधि को देने का प्रस्ताव किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिनके ऊपर नागार्जुन ने भी एक कविता लिख दी थी। भारतेंदु शीर्षक से बहुत लंबी कविता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने खूब काम किया है हिंदी साहित्य में, तमाम ऐसी विधाएं जिनके ऊपर हर किसी ने कलम नहीं चलाई, वहाँ भारतेंदु ने चलाई। जी हाँ, काव्य हो, उपन्यास हो, रेखाचित्र हो, निबंध हो, संपादन हो, ढेर सारी विधाओं पर इन्होंने कलम चलाई है। संपादनों में अगर मैं बात करूं तो कवि वचन सुधा इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। सबसे पहले मासिक पत्रिका वो थी 1868 में जब ये पत्रिका निकली। उसके बाद ये पाक्षिक पत्रिका बन गई थी। बाद में साप्ताहिक पत्रिका में ये तब्दील हो गई थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में निकाले गई इनकी दूसरी पत्रिका थी, जो सबसे पहले मासिक थी। 8 अंकों तक इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और नाम हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा से संबंधित भी इन्होंने एक पत्रिका निकाली और वो पत्रिका भी इनकी मासिक पत्रिका थी, जिनका नाम था बाला बोधिनी, और ये पत्रिका आई थी 1874 में। उसके बाद नाटकों की यदि मैं बात करूं तो 3 हिस्सों में हम इनके नाटकों को बांट सकते हैं। पहला मौलिक, दूसरा अनुदित और तीसरा अपूर्ण। मौलिक नाटकों में इनके वो 12 नाटक हैं जो इन्होंने खुद लिखे थे। हालांकि एक नाटक जो है अप्रकाशित है, जिसका नाम है नवमल्लिका। मौलिक नाटकों में अंधेर नगरी ही आता है, याद रखिएगा। 1881 में जो नाटक आया था जिसकी हम बात करेंगे वो मौलिक नाटक ही है। अनुदित नाटक आते हैं इनके साथ, जिसमें से भी एक अप्रकाशित है, वो है मृच्छकटिकम, और वो संस्कृत नाटक का अनुवाद किया गया था। अपूर्ण नाटकों में मैं आपको बता दूं, एक नाटक आया था इनका 1868 में जिसका नाम था प्रवास, और एक नाटक और आया था 1868 में ही जिसका नाम था रत्नावली। ये दोनों नाटक भी इनके अपूर्ण नाटक हैं। हम बात करेंगे अंधेर नगरी की, और अंधेर नगरी जो था वो 1881 में आया था। ये एक व्यंग्य प्रधान प्रसंग है जिसमें 6 अंक हैं, और अंकों को यहाँ पर दृश्य कह करके दर्शाया गया है। अंधेर नगरी की खास बात क्या है, ये नाटक एक ही रात में लिख दिया गया था और ये प्रहसन था। इसमें विवेकहीन और निर्कुंज शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए इसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। ये रचना वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बना करके लिखी गई थी। बाजारवादी ताकत और राजनीति के गठजोड़ के बीच पीस रहे आम आदमी की ये कहानी है। तत्कालीन सामाजिक व्यवसायिक स्थिति का चित्रण इस नाटक में किया गया है। मूल्यहीन शासन व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था की विसंगतियों को भी इस नाटक में भर भर के उंडेला है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में जिन पात्रों का इस्तेमाल किया है उसमें महंत है, जो खुद एक विवेकशील पात्र है, साधु है, चतुर है, साहसी है, दयालु है। गोवर्धन दास उनका एक शिष्य है जो लोभी प्रवृत्ति का है। जिव्या लोलुप का वो शिकारी है और अवज्ञाकारी है। नारायण दास इनका एक और अलग शिष्य है। इसके अलावा कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़ीन जो सब्जी बेचती है, मुगल जो सेवा विक्रेता है, मेवा विक्रेता है, पाचक वाला है, चूरन बेचता है, और एक जात वाला है, ब्राह्मण जो जाति बेचने वाला है। ढेर सारे इसमें पात्र हैं। अब मैं बात करूं इसके नाटकों में, इस अंकों में जो बात कर रहा हूं मैं, इसके 6 अंक हैं। दृश्य इनका नाम कहा गया है। पहला है बाह्य दृश्य, दूसरा बाजार है, तीसरा जंगल है, चौथा राजसभा है, 5वां अरण्य है, और छठा जो है वो शमशान है। इन 6 दृश्यों में ये नाटक जो है निकल करके सामने आता है। गोवर्धन दास, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट जो क्रम है इनका, उस क्रम में बात कर लेते हैं। इसमें पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई देता है, जो अपने शिष्यों के साथ गोवर्धन दास और नारायण दास के पास से शहर से भिक्षा मांगने भेजते हैं। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरा जो दृश्य है उसमें शहर के बाजार का दृश्य है, जहां सब कुछ टके से बिक रहा होता है। गोवर्धन दास बाजार की ये कैफियत देख करके आनंदित भी होता है और 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौटता है।
तीसरा जो दृश्य है वो महंत के पास दोनों शिष्य वापस लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता है, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर के आता है। महंत शहर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुन करके सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्यों को तुरंत ही शहर छोड़ने को कहते हैं। वे कहते भी हैं, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, एक देश कुदेश में कभू न कीजिए बास। नारायण दास उनकी बात मान लेता है, जबकि गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी चौपट राजा के दरबार में न्याय का चित्रण होता है। शराब में डूबा हुआ राजा फरियादी की बकरी दबने की शिकायत सुन करके बनिए से शुरू होकर के कारीगर, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सजा सुना देता है। पांचवा दृश्य जो है वो आता है, उसमें मिठाई खाते हुए प्रसन्न होते हुए मोटे गोवर्धन दास को दिखाया गया है। गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़ करके लेके जाते हैं और फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि बकरी मरी, इसलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाएगा। जब दुबले कोतवाल को फांसी पर चढ़ाया गया तो उनके गले में फांसी का फंदा फिट नहीं बैठा, तो फांसी का फंदा फिट बिठाने के लिए किसी मोटे आदमी की तलाश थी और वो मोटा आदमी गोवर्धन दास निकलता है। तो मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म राजा दे देता है। छठे दृश्य में शमशान का दृश्य है, जिसमें गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तभी उसके गुरु महंत वहाँ पर आते हैं और कान में कुछ मंत्र बोलते हैं। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए नाटक करते हैं, उतावले होते हैं। राजा ये सुन करके देख करके कि शुभ सैयत में फांसी चढ़ने वाला सीधा बैकुंठ में जाएगा, तो वह स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। तो इस तरीके से अन्यायी और मूर्ख राजा खुद अपने आप ही समाप्त हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। इस नाटक में कुछ विशेष बातें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। 6 अंकों का ये नाटक था, जिसमें विवेकहीन और निरकुंश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की गई थी और ये एक प्रहसन है, इस बात को हम जानते हैं। अब इसमें जो विशेष बातें हैं वो निकल करके जो आई, वो अमानवीय और मूल्यहीन, विसंगति, विवेकहीन, निरकुंश शासन व्यवस्था पर व्यंग्य था, वो सब बातें निकल करके आती हैं। यहाँ कुछ गीत भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कुछ कुछ बातें हम आपके सामने जाहिर कर देते हैं। जैसे पहले अंक की बात करता हूँ तो लोभ पाप का मूल है, ये जो पंक्ति पूछी जाती है वो पहले अंक से दिखाई देती है और वो महंत जी द्वारा कही गई है। दूसरे अंक में एक पंक्ति है जो कुजड़िन द्वारा कही जाती है, जैसे काजी वैसे पाजी, रेत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। तो ये कुजड़िन द्वारा जो पंक्ति कही जाती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हो जाती है। एक पंक्ति गोवर्धन दास बोलता है दूसरे अंक में, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये दूसरे अंक में बोली जाती है। और यही पंक्ति थोड़ा सा परिवर्तित करके 5वें अंक में बोली जाती है। वहाँ कहा जाता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा, ये 5वें अंक में गोवर्धन दास बोलता है। गोवर्धन दास तीसरे अंक में जो बात बोलता है वो 7 पैसे में जो भीख मिले उससे इतनी मिठाई मोल ले ली, वो तीसरे अंक में जब जिक्र करता है वहाँ पर भी जिक्र होता है। तीसरे अंक में मुख्यतः महंत जी की बात है, सेठ से सब एक से, ए जहाँ कपूर कपास, एक देश कुदेश में कभू न कीजिए बास, ये तीसरे अंक की बात थी। चौथे अंक में कोई ऐसी खास बात होती नहीं है जिसको आप याद रखें। 5वां जो अंक होता है उसमें 1-2 डायलॉग्स ऐसे आते हैं जिनको याद रखना चाहिए, जैसे जात पात पूछे न कोई, हरी बजे सो हरी का हुई, ये गोवर्धन दास बोलता है 5वें अंक में। और यहाँ पर एक बात और कही गई है, पत्नी और वैश्या दोनों को एक जैसा दिखाया गया है। गोवर्धन दास का एक कथन देखिए, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, ये गोवर्धन दास का 5वें अंक का स्टेटमेंट है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो बातें हैं वो गीत हैं वो आपको याद होने चाहिए। 6ठे अंक में जो बात है वो गुरु जो महंत है वो बोलता है कि एक ऐसी सैयद था जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ में जाएगा, और राजा जो है फिर फांसी पर चढ़ने के लिए लायक 6ठे अंक में हो जाता है। तो ये मुख्यतः अंधेर नगरी जो नाटक था उसमें जान लेते हैं विद्वानों ने क्या क्या कुछ कहा है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी के बारे में क्या क्या राय है विद्वानों की, वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतेंदु ने अपने मौलिक और अनुवादित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। ये बात रामविलास शर्मा ने कही थी।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है कि यदि हम एक ऐसा नाटककार ढूंढने निकले जिसने नाट्य शास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला पर सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उन्होंने विश्व साहित्य में केवल 2 ही 4 आपको ऐसे मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊपर है। रामविलास शर्मा ने एक बात और कही थी कि पत्रिकाओं में व्यंग्यपूर्ण स्रोत और संवाद लिखकर भारतेंदु ने दिखा दिया है कि व्यंग्य लेखन के वे आचार्य हैं और नाटकों में भी उनका व्यंग्य और हास्य खूब निखर करके सामने आया है। तो ये हम बात कर रहे थे इस प्रहसन की जो अंधेर नगरी था 1881 में ये आया था।